पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 4 पेपर सीईटी लेवल 12 से संबंधित हमने डिस्कशन किया है। आज 5वां पेपर है जो सीईटी लेवल 12 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनकी सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न है, उसका विश्लेषण पीसीटी पाठशाला चैनल की तरफ से करवाया जा रहा है। जो यूट्यूब चैनल और पीडीएफ आपको मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक डाले हुए हैं, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों का, जो कि बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, choose the correct Hindi translation of the following words affidavit। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए वसीयतनामा, ऑप्शन बी शपथ पत्र, ऑप्शन सी अभियोजन स्वीकृति, ऑप्शन डी ध्वनिमत। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है वो आंसर बी है, शपथ पत्र। वसीयतनामा जिसको कहते हैं टेस्टामेंट, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल मिलेगी। शपथ पत्र एफिडेविट, अभियोजन स्वीकृति, प्रोसेक्शन सेक्शन बोलते हैं जिसको, ध्वनिमत, वॉइस वोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मणि मणि शब्द युगम का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए नशा, शराब, बी आधार कीमत, सी रस लय, डी रतन स्रव। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर डी होगा, रतन स्रव। नशा जिसको शब्द युगम जिसका होगा मदहोशी, और एक होता है निशा, निशा यानी रात्रि। ये शब्द रिपीट हुआ है। आप पिछले वीडियो जो मैंने बना रखे हैं उनको आप जरूर देखें। प्रश्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और जो तैयारी आप कर रहे हो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि क्वेश्चन की नेचर कैसी रहेगी, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको प्रश्न नया लगे तो आप कॉपी पेन साथ में रखें ताकि उसको नोट डाउन कर सकें। शराब, दारू, दारू शब्द, शराब, और एक होता है दारू लकड़ी। आधार जिसको बोलते हैं बेस या सहारा,
एक होता है अधार यानी बिना धार का। रतन और सरप हो गए हैं। रस और लय का आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका शब्द युग्म क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। दिन भर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास। दिन भर इसका समास विग्रह होगा जो होगा पूरे दिन। कर्मधारय समास का उदाहरण महर्षि। और इसका समास विग्रह होगा जो होगा महान है जो ऋषि। तत्पुरुष समास विदेश गमन। विदेश गमन इसका समास विग्रह होगा जो होगा विदेश को गमन। विदेश को गमन। अव्ययीभाव समास का आ गया दिन भर। द्विगु द्विगु समास का उदाहरण है एक तरफा। इसका समास विग्रह होगा जो होगा एक ही तरफ से है जो। एक ही तरफ से है जो। ये विश्लेषण करवाया जा रहा है पीसीरी पाठशाला की तरफ से। मैं पूनम चंद बिश्नोई ऑथेंटिक रिसोर्सेज से और ऑथेंटिक की से सीईटी लेवल 12th का जो पेपर है सामान्य हिंदी के प्रश्न है उनका विश्लेषण आप सभी विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। हम सत्य में उपसर्ग है पूछा गया है। उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए हिंदी उपसर्ग, ऑप्शन बी अंग्रेजी उपसर्ग, ऑप्शन सी संस्कृत उपसर्ग, ऑप्शन डी उर्दू उपसर्ग। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा जो होगा उर्दू का उपसर्ग है हम सत्य। ये उपसर्ग है जो विदेशी या अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं परंतु उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी गई है और विदेशी के अंदर ये आता है उर्दू का उपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49।
कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कर, सुगंध, सुवास। ऑप्शन बी कर, बात, अंबु। ऑप्शन सी रश्मि, अंशु, मरीचि। ऑप्शन डी मरीचि, कर, वारी। टी के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है वो आंसर सी है, रश्मि, अंशु, मरीचि। ये किरण के पर्यायवाची है। किरण के अन्य पर्यायवाची शब्द जो है वो है कर, प्रभा, मयूख, कला। कर, प्रभा, मयूख, कला। जल का उपसर्ग वारी, अंबु, तोय, कर, हाथ का, सुरभि, सुगंध, सुवास और तर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? ऑप्शन ए अन्वेषण। ऑप्शन बी संयोग। ऑप्शन सी सन्मति। ऑप्शन डी नमस्ते। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है वो आंसर ए अन्वेषण, जो कि स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर का जो मेल होता है और इन मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। अन्वेषण है, इसमें यण संधि है। यण संधि में क्या होता है कि या ई ई या ई के साथ में इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल होने पर अन्य कोई स्वर आता है, कोई भी स्वर, तो इन ई और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य। ऊ और ऊ और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व। अगर री है, इनके साथ में अन्य कोई स्वर आता है तो री का हो जाएगा र। यानी य, व और र, ये तीन शब्द आएंगे जो आएंगे यण संधि में, और इनके साथ मिलने वाली स्वर की मात्रा है जो इन तीनों के साथ में लग जाएगी। ये ध्यान रखना है कि जब संधि विच्छेद हो, अगर इनका संधि विच्छेद होता है यण संधि में विशेष तौर के, तो ये ध्यान रखना है कि विच्छेद के समय में य, र, ल, ये व र पूर्व हलंत वर्ण में ई, ई, उ, री की मात्रा लगा देंगे तथा ये व रे जो स्वर है उस स्वर के प्रारंभ से पिछला शब्द लिख देंगे। जैसे
अन्वेषण है, जड़ संधि में अन्वेषण, अन्वेषण है। अन्वेषण में अनु, छोटा ऊ, धन, ईशा। तो ऊ और ई मिलके क्या बन जाएंगे, वह बनेगा, तो ये ई की मात्रा लग जाएगी, यानी प्रारंभ से पिछले शब्द लिख देंगे। इसी प्रकार से अन्वेषण है, तो इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण। ये बन जाता है अन्वेषण। इसी प्रकार से पर्यावरण, पर्यावरण में परिधन आवरण, परिधन आवरण, छोटी ई प्लस आ, ये बनता है और पीछे वाली मात्रा आ इसमें लग जाएगी, बन जाएगा पर्यावरण। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, जैसे संयोग है, ये व्यंजन संधि। व्यंजन में व्यंजन का मेल या स्वर का मेल होता है, तो इसमें जो मैं है, मैं, ये मैं इसके साथ में ये र, ले, वे, श है, किसी भी वर्ण के मेल होने पर मैं है वो किस में बदलेगा, मैं बदल जाएगा अनुस्वार में। किसमें बदलेगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे संयोग है, इसमें होगा शम धन योग, संयोग बन जाएगा। ये अनुस्वार कहलाता है, जो ऊपर बिंदी लगा रखी है। अनुनासिक व्यंजन संधि, अनुनासिक और निर्नुनासिक व्यंजनों के पास से दोनों एक दूसरे का उच्चारण स्थान बदल जाता है। इसके रूप दो होते हैं, उत्तर और पूर्व अनुनासिक। कैसे बदलेगा, जैसे तय और यह है, ये बदल जाएगा नमा। जैसे सन्मति, तो इसका संधि विच्छेद होगा वो सन सप्त धन मति होगा, ये होगा इसका संधि विच्छेद, और इसकी संधि बन जाएगी, वो बनेगी सन्मति। ये कौन सी संधि है, ये है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि। इसी प्रकार से है नमस्ते, इसमें कौन सी है, ये सबसे इजी संधि है, विसर्ग संधि, जिसका निशान होता है ऊपर नीचे दो बिंदु, पॉइंट जिसको बोलते हैं। विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है, वहां पे विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के साथ में तय ये है, तय और ये है, अगर जैसे ये विसर्ग है और इसके साथ में तय या ये, इनका मेल हो रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा छह में, हलंत वाला छह, यानी आधा से। जैसे नमस्ते, इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा नम मह धन ते नमस्ते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 61।
निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? अपादान तत्पुरुष कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए श्रमजीवी, ऑप्शन बी जनहित, ऑप्शन सी ग्रामोत्थान, ऑप्शन डी सेवानिवृत्ति। अपादान तत्पुरुष, ये तत्पुरुष का ही भेद है। अपादान, इसका कारक चिन्ह होता है वो होता है से पृथक, किसी चीज से अलग होना, सेवानिवृत्ति, सेवा से निवृत्त, इसका सन वो जो समास विग्रह होगा वो सेवा से निवृत्त होगा, सेवा से निवृत्त, से पृथक। श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाले, श्रमजीवी, श्रम से जीवित रहने वाले, इसमें कर्ण तत्पुरुष है, इसमें कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष। और इसका कारक चिन्ह होता है जो होता है से या के द्वारा। श्रम से जीवित रहने वाला श्रमजीवी। जनहित, इसमें संप्रदान है, जनहित यानी जन के लिए हित, जनहित, संप्रदान। और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रामोत्थान, गांव का उत्थान। एक्सक्यूज मी, इसका सही आंसर है जो आंसर डी है सेवा से निवृत्त। ग्रामोत्थान है जो समंत तत्पुरुष है, जो गांव का उत्थान, इसका समास विग्रह होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको पीसीडी पाठशाला टेलीग्राम चैनल है उस पे बहुत जल्दी मिलने वाली है। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76। किन्हीं सर्वनाम है ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर है जो आंसर ए है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। किन्हीं अनिश्चितवाचक सर्वनाम में शब्द कौन से होंगे? जैसे इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध है जो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है। इसमें शब्द कैसे होंगे? जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये अगर शब्द आते हैं तो वो अनिश्चित सर्वनाम है। निश्चित सर्वनाम में क्या होगा? शब्द जो होगा वो निश्चित होगा, यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, तो इसमें यह शब्द है जो निश्चित है। प्रश्नवाचक में सर्वनाम है जो प्रश्न का बोध कराते हैं, जैसे कौन, क्या, किसकी, ऐसे शब्द आते हैं तो वह प्रश्नवाचक है। जैसे वह क्या लाया, क्या शब्द है जो प्रश्नवाचक है और इसके साथ में क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे। संबंधवाचक जो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट व्यक्त
उसका स्पष्ट संबंध व्यक्त करते हैं वो संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे जो वह, जो से, इसकी उसकी, जितना उतना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये संबंधवाचक है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। भागते भूत की लंगोटी भली लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी बहाने काम न करना। ऑप्शन बी आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। ऑप्शन सी जो मिल गया वही काफी है। ऑप्शन डी ज्ञान कम दिखावा अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा जो होगा ऑप्शन सी, जो मिल गया वही काफी है। भागते भूत की लंगोटी भली। लोकोक्ति लोक धन उक्ति से बना है। लोक धन उक्ति शब्द है, इससे लोकोक्ति बना है और लोक में पीढ़ियों से प्रचलित है। और इन उक्तियों में अनुभव का सार एवं व्यवहारिक नीति का निचोड़ होता है। अनेक लोकोक्तियों के निर्माण में किसी घटना विशेष का योगदान होता है और उसी स्थिति या परिस्थिति के समय उस लोकोक्ति का प्रयोग या स्थिति अवस्था के सुस्पष्टीकरण हेतु किया जाता है, जो उस संप्रदाय या समाज को स्वीकार्य होता है। अंतर क्या होता है लोकोक्ति और मुहावरे में? जैसे लोकोक्ति, इसका अपर नाम कहावत भी है, जिसको कहावत भी कहते हैं। कहावत अपने आप में पूर्ण होता है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति में प्राय प्रयोग एक वाक्य के रूप में ही होता है और रूप प्राय एक सा ही रहता है। जबकि लोकोक्ति में ये चीजें हैं, जबकि मुहावरे में लिंग वचन एवं काल के अनुसार इसमें परिवर्तन अपेक्षित होता रहता है। जैसे दिया है किसी बहाने काम न करना, इसका लोकोक्ति होगा एक्सक्यूज मी, आपत्ति के समय थोड़ी भी सहायता बड़ी होती है। इसको इसकी लोकोक्ति होती कि डूबते को देने के का सहारा। आपत्ति के समय थोड़ी भी सहायता भी बड़ी होती है। ज्ञान कम दिखावा अधिक, इसके लिए होगा अधजल गगरी सलकत जाए। अधजल गगरी, गगरी यानी घड़ा, सलकत जाए आधा, भरा हुआ घड़ा छलकता है। किसी बहाने काम न करना, इसका लोकोक्ति क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं ये बीच बीच में आपके लिए ऐसे बीच में ऑप्शन आपके सामने छोड़ता रहूंगा, ताकि आप भी इसका आंसर बता सको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर सही आंसर बताते हैं तो उनका नाम मैं डिस्प्ले पर शो करूंगा, उसका कमेंट है वो जरूर मैं बीच आने वाले वीडियो में पढ़ा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 88। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पाठ में बी लालायित, सी वाल्मीकि, डी शरण शूर्पणखा। इसका सही आंसर जो होगा अशुद्ध शब्द है वो है वाल्मीकि, बाकी शब्द शुद्ध है। शूर्पणखा ये रामायण का एक पात्र है जिसका राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने नाक काटा था। वाल्मीकि शब्द है जो अशुद्ध है। भाषा में शुद्ध वर्तनी का बहुत महत्व है। यदि वर्तनी अशुद्ध होती है तो भाषा का सौंदर्य जो नष्ट होता है और अर्थ का जो अनर्थ हो जाता है। इसमें मात्रा संबंधी वाल्मीकि जो कि अशुद्ध है, इसका कारण है कि मात्रा संबंधी जो त्रुटि है वो इसमें है। स्वर की उचित मात्रा के प्रयोग न करने से सर्वाधिक वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं। वाल्मीकि जो सही होगा वो होगा वाल्मीकि शब्द, ये सही होगा। इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं लग के बड़ी ई की मात्रा लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है। ऑप्शन ए प्रतिभूति, ऑप्शन बी संदर्भ, ऑप्शन सी पंजीयन, ऑप्शन डी परिवीक्षा। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संदर्भ, रेफरेंस। पंजीयन का रजिस्ट्रेशन, परिवीक्षा जो होता है उसको बोलते हैं प्रोबेशन, जो पीरियड होता है वो। प्रतिभूति का आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 114। उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। ऑप्शन ए उपनिवेशिक, ऑप्शन बी औपनिवेशिक, ऑप्शन सी उपनिवेशी, ऑप्शन डी औपनिषद। इसका सही आंसर होगा जो होगा आंसर बी औपनिवेशिक। समुचित विशेषण शब्द जो होगा संज्ञा के पहले जो आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विशेष्य। और विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले जो आते हैं उनको बोलते हैं विधेय विशेषण। रचना की दृष्टि से दो प्रकार हैं।
रूढ़ और यौगिक मूलतः विशेषण ही होते हैं और विभाजित नहीं किया जाता है, वो कहलाते हैं रूढ़। जैसे लंबा छोटा सफेद। यौगिक में क्या होता है कि दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है और ये इसी का उदाहरण है। जैसे उपनिवेश, साप्ताहिक, सप्ताह से साप्ताहिक। उपनिवेश है, इससे उपनिवेशिक बनाया गया है, जो कि समुचित विशेषण शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर है 127। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए और बी को सुमेलित करना है। अनुस्मारक, अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला पत्र। परिपत्र, स्मरण पत्र। अधिसूचना, राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र। ज्ञापन, राजपत्र में प्रकाशित सूचना। ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर है जो है आंसर ए। आंसर ए में क्या बताया गया है कि अनुस्मारक का सही जो अनुस्मारक, जिसको रिमाइंडर कहते हैं, इसको बोलते हैं स्मरण पत्र। परिपत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलर। ये होता है अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला पत्र, परिपत्र कहलाता है। अधिसूचना, जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, वो होता है राजपत्र में प्रकाशित सूचना, जो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन, अधिसूचना। ज्ञापन जो होता है, जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम। राजकीय पत्राचार में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखे जाने वाला पत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर प्रश्न है जो हर पेपर में पूछा गया है। अनुस्मारक, परिपत्र, अधिसूचना और ज्ञापन, इनसे संबंधित प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन पेपर, जो कि सीईटी लेवल 12th का जो 5वां पेपर था, उस पेपर का विश्लेषण है पीसीडी पाठशाला की तरफ से बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।